तो चलिए आज हम पढ़ेंगे नाभिक कलेक्शन नंबर 25। और बहुत लंबे जो है मतलब हमारा चल गया है चैप्टर। और अब से बस अंत की समाप्ति पर है। इसके बाद एक और लेक्चर लूंगा, उसमें खत्म कर दूंगा। और कुछ नहीं, अगले लेक्चर में सारांश होगा। और एक छोटा सा टॉपिक हो, बिल्कुल छोटा सा, इसको हम यूं रखा देंगे। और फिर हम सारांश लेंगे कल की वीडियो में, कुछ उदाहरण भी कल की वीडियो में देखेंगे। तो बस अब यही है कि एनसीईआरटी जो है कंप्लीट होने वाली है, मतलब नाभिक जो है चैप्टर खत्म होने वाला है। तो चलिए देखते हैं। जो आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम नाभिकीय विध्वंस पढ़ेंगे। और छोटा सा टॉपिक है, तो देखो फटाफट निपटाएंगे आज की वीडियो थोड़ी। देखते हैं, अगर लंबी ना हो तो सही रहेगा, मैं छोटी बनाने की जो है कोशिश करूंगा। और नाभिकीय विध्वंस जो छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा नहीं है, तो उसको फटाफट निपटाएंगे। तो देखिए, यूरेनियम विखंडन। यूरेनियम नाभिक के विखंडन के में लगभग 0.9 गुणा 235 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा जो है विमुक्त होती है, जो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के समान है। ठीक है, मतलब जो है इसको आंसर कितना आएगा, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। प्रत्येक नाभिक का विखंडन होने पर 50 kg 295 यूरेनियम के लिए लगभग 4 × 10 की घात 15 जूल ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो यह ऊर्जा 20,000 टन टीएनडी के समतुल्य होती है, और एक महाविस्फोटक के लिए पर्याप्त होती है। अब खुद देखिए, हाँ रुकिए जरा। तो जो है अपना जो है 4 × 10 की घात 15 जूल, तो बहुत होती है यार ऊर्जा। इतनी ऊर्जा, मतलब आप समझ रहे हो, 20,000 टन टीएनटी। 20,000 टन टीएनटी की वजह से समतुल्य होती है, और एक महाविस्फोटक के लिए पर्याप्त भी होती है। तो ये समझ लीजिए कि जो है 50 kg अगर हम लेंगे यूरेनियम, तो आप समझ लीजिए 50 किलोग्राम यूरेनियम 2,000 टन टीएनटी के समतुल्य है। और ये जो एक महाविस्फोटक के लिए पर्याप्त होती है। तो परमाणु विस्फोटक और युद्ध। तो नाभिकीय ऊर्जा, 2 मिनट रुकिए जरा। हाँ, तो परमाणु विस्फोटक और युद्ध। तो नाभिकीय ऊर्जा का जो है अनियंत्रित जो है निम्नलिखित जो है परमाणु विस्फोटक कहा जाता है। तो 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम गिराया गया, और जिसकी जो है विस्फोटक क्षमता 20,000 टन टीएनटी के समतुल्य थी। अब आप खुद सोचिए, आपने जो है 1945 में जो है हिरोशिमा शहर, हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराया था जब, तो वो उसको उसके बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा। तो आप खुद सोचिए कि जब उस पर जो बम गिराया गया था, उस वो जो है समतुल किसकी मतलब 20,000 टन टीएनटी के समतुल था। जो विस्फोटक गिराया गया था उसकी क्षमता। कहने का अर्थ है कि इतना आपने देखा है ना, वो हिरोशिमा और नागासाकी में कितने मतलब कितना भयंकर जो है वो विस्फोटक हुआ था। मतलब कहने का अर्थ है, आप सोच भी नहीं सकते। इस विस्फोटक के कारण शहर के 10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को नष्ट किया गया, और बहुत सारे लोगों की मौत हुई। 10 वर्ग किलोमीटर, समझ रहे हो आप? 10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को जो है नष्ट, पूरा ध्वंस हो गया, विध्वंस हो गया पूरे हिरोशिमा में। कहने का अर्थ है कि जो है न्यूक्लियर, आप ये समझ लीजिए, विस्फोटक इतनी खतरनाक चीज है कि वो एक शहर, आधे शहर को लगभग खा सकती है। हाँ, तो आप खुद सोचिए कि विस्फोटक एक कितनी खतरनाक चीज है। 20,000 टन टीएनटी के समतुल्य थी। और 20,000 टन टीएनटी किसके समतुल्य होती है? 50 किलोग्राम 295 यूरेनियम। मतलब अगर अगर आपके पास 50 ग्राम 295 यूरेनियम है, तो सर आपके पास 20,000 टन टीएनटी है। और ये जब फटेगा, तो फटेगा तो बस फटेगा, ऐसा फटेगा कि पूरा शहर ले डूबेगा। इतना खतरनाक फटेगा। इतना मतलब आप खुद जो है अपने दिमाग में खुद सोचिए कि यूरेनियम 295 कितना जो है शक्तिशाली है। और 50 ग्राम यूरेनियम 295, अब खुद सोचिए 20,000 टन टीएनटी की जो है से बराबर होती है। तो हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम में हाइड्रोजन के समस्थानिकों ड्यूटेरियम और ट्रिटियम का जो है संलयन होता है। और इस नाभिकीय हथियारों का जो है हथियार होते हैं, उनका उपयोग पृथ्वी से जीवन का सफाया करने के लिए किया जा सकता है। अब आप खुद समझिए, इन नाभिकीय हथियारों को करो पृथ्वी से जीवन का सफाया करने के लिए किया जा सकता है। ये समझ लीजिए, इन जो है बमों की शक्ति एक बटन दबाने पर कई बार पृथ्वी को विनाश से बचा सकती है। कहने का आप खुद सोचिए, कितनी खतरनाक जो है हाइड्रोजन बम होता है। हाइड्रोजन बम पूरी पृथ्वी से जो है जीवन को समाप्त कर सकता है। मतलब कुछ हाइड्रोजन बम। और कहने का अर्थ है कि अगर आपके पास अगर आप कोई कुछ हाइड्रोजन बम अगर आपके पास है, तो पूरी धरती को जो है विनाश बना धरती का विनाश आप कर सकते हैं। और इन बमों की शक्ति एक बटन दबाने पर कई बार पृथ्वी को विनाश से जो है बचा सकती है। कहने का मतलब है, एक बटन केवल प्रेस किया, हाइड्रोजन बम फटा, और पूरी पृथ्वी जो है इतनी नष्ट हो सकती है। इतनी ऊर्जा जो है वो जो है निकलेगी उसमें से, हाइड्रोजन बम में से। नाभिकीय विध्वंस का प्रभाव।
नाभिकीय विध्वंस के कारण पृथ्वी का जो वर्तमान जीवन नष्ट हो सकता है, और रेडियो एक्टिव उत्पादों के कारण एक शहर को नष्ट किया जा सकता है, और लाखों लोगों की मौत हो सकती है। और ये जो है अपशिष्ट समय के लिए पृथ्वी पर जीवन जो है पनपने योग्य नहीं है, जो है पनपने योग्य नहीं रहते हैं। और जो है सैद्धांतिक अनुमान, तो परिदृश्य के आधार पर लंबा नाभिकीय शीत जो है युग प्रारंभ होने का अनुमान है। रेडियो एक्टिव जो है अपशिष्ट वायुमंडल में तरंगे और सूर्य के आने वाली सभी विकिरणों को अवशोषित करेंगे, और इससे जो है पृथ्वी पर जीवन का व्यापारिकता और जो है विकास जो है प्रभावित होगा। तो अब मैं आप पूरे स्टार्टिंग से वगैरह समझेंगे। तो हमने पढ़ा यूरेनियम विखंडन, तो हमने देखा कि कैसे जो है 0.9 × 235, इसका आंसर था तो लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसके समान है यूरेनियम का जो जब विखंडन होता है तो इतनी जो है ऊर्जा जो है निकलती है। तो 50 ग्राम 295 यूरेनियम के लिए लगभग जो है 4 × 10⁻15 जूल ऊर्जा उत्पन्न होती है, और जो 20 ग्राम TNT की जो है वो समतुल्य होती है। और जो है हमने फिर पढ़ा कि जो है 6 अगस्त 1945 में जो हिरोशिमा और नागासाकी में गिराया गया था बम, उसकी क्षमता भी 20,000 टन TNT के समतुल्य थी। और जो है विस्फोटक के कारण जो है 10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को जो है वो हिरोशिमा की नष्ट कर दिया गया था, और जो है हजारों लोगों की मौत हुई थी। तो हाइड्रोजन बम जो है वो खतरनाक होता है, ये समझ लीजिए। हाइड्रोजन बम में जो है समस्थानिकों ड्यूट्रियम और ट्रिटियम का जो है सम्मेलन होता है। और इन नाभिकीय हथियारों का उपयोग जो है पृथ्वी से जीवन को है सफाया करने के लिए किया जा सकता है। तो ये समझ लीजिए हाइड्रोजन बम इतना शक्तिशाली है, इतना शक्तिशाली है कि वो जो है धरती से जीवन को समाप्त कर सकता है। तो खुद खुद सोचिए कि वो कितना शक्तिशाली है। वो बम नहीं है, वो अपने आप में समझ लीजिए एक हथियार इतना खतरनाक है कि आप सोच भी नहीं सकते। एक देखिए, एक तो दो तरीके के जो है विस्फोटक हो सकते हैं। एक होता है इंग्लिश में इनको बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन। जब भी कोई बड़ा पदार्थ दो छोटे छोटे उसमें टूटता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन। और जब भी कोई दो छोटे छोटे पदार्थ जुड़कर एक बड़ा पदार्थ बनाते हैं, या फिर छोटे छोटे जुड़कर एक छोटा भी पदार्थ बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन। तो जो है दोनों ही जो रिएक्शन होती हैं, और जो दोनों ही जो बहुत बड़ी खतरनाक होती हैं, लेकिन फिजन जो है, जो हाइड्रोजन की रिएक्शन होती है, इसी जिससे हाइड्रोजन बम बनता है, वो रिएक्शन सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। और वो न्यूक्लियर फिजन की रिएक्शन से भी सबसे ज्यादा पावर मतलब उससे शक्तिशाली भी होती है। और उसका विस्फोटक अगर हो गया तो समझ लीजिए पूरे अगर जिस शहर में विस्फोटक हुआ है, समझ लीजिए उस पूरे शहर का सत्यानाश होना बिल्कुल निश्चित है, उसको कोई रोक नहीं सकता। फिर हमने देखा कि जो है नाभिकीय विध्वंस का प्रभाव क्या होगा। तो जो हमने देखा कि जो है नाभिकीय विध्वंस के कारण पृथ्वी पर जो है वर्तमान जीवन नष्ट हो सकता है, और रेडियो एक्टिव उत्पादों के कारण एक शहर को नष्ट किया जा सकता है, और लाखों लोगों की जो है उसमें मौत भी हो सकती है। और ये जो है अपशिष्ट समय के लिए पृथ्वी पर जीवन जो है पनपने योग्य नहीं बचेगा इसके बाद। फिर हमने जो है सैद्धांतिक अनुमान देखा, तो उसमें जो है परिदृश्य के आधार पर लंबा नाभिकीय शीत युग प्रारंभ होने का अनुमान है। और रेडियो एक्टिव जो है अपशिष्ट वायुमंडल में तरंगे जो है और सूर्य के आने वाली सभी जो है विकिरणों को अवशोषित करेंगे, और इससे जो है पृथ्वी पर जीवन का जो है व्यापारिकता और विकास जो है प्रभावित होगा। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने जो है नाभिकीय विध्वंस देखा। और छोटा सा टॉपिक था तो फटाफट निपटाया, जहाँ लंबी वीडियो जाएगी नहीं आज की। और जो है और यहाँ अब देखिए, कल जो है वो लास्ट लेक्चर है, कल हम पढ़ने क्या वाले हैं। कल हम जो है जो है नियंत्रित ताप जो है नाभिकीय संलयन देखेंगे, जो छोटा सा टॉपिक है, उसमें तो कुछ है ही नहीं। उदाहरण जो है 13.7 देंगे, वो भी छोटा सा है। कुल मिला के हम कल जो है सारांश देखेंगे इसके बाद, और सारांश जो है वो बहुत जरूरी है। अब ये समझ लीजिए कल का जो लेक्चर है वो बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखिए, जरूरी इस है कल हम देखेंगे उदाहरण 13.7। मतलब ये समझ लीजिए कि उदाहरण अगर आप अभी तक नहीं कर पा रहे हैं सॉल्व, तो आप में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, या तो आप सूत्र नहीं पढ़े हैं ढंग से, या आपने थ्योरी जो है ढंग से नहीं पढ़ रखी है। मैं आपको स्टार्टिंग से बोलता आ रहा हूँ, अगर आपने सूत्र ढंग से पढ़े हैं और अगर आपकी थ्योरी क्लियर है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको न्यूमेरिकल ना समझ में आए। तो अब आप देखिए एनसीईआरटी आपको यहाँ अब जो कल आखिरी लेक्चर है, तो आखिरी लेक्चर के लिए आपको जो है एनसीईआरटी पूरी अच्छे से पढ़कर आनी है। पूरी एनसीईआरटी अच्छे से पढ़कर आनी है, और सारे सूत्र को जो है अच्छे से याद करके आने हैं। जिससे कि जो अब जो कल का उदाहरण जो मैं आपको दे रहा हूँ, वो उदाहरण आपको घर पे सॉल्व करना है। घर पर जो आपको सॉल्व करके देखना है, नहीं आता है तो आप उसका हल देख सकते हो, बाकी कल जो है हम इसको क्लास में तो कराएंगे ही। तो ऐसा होगा कि अगर आप इसको घर पे करने का प्रयास करेंगे और आपको हल समझ में नहीं भी आता है, तो मैं तो हूं ना, फिर मैं आपको वो समझा दूंगा। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि नहीं नहीं मैं तो उदाहरण देख के देख लेता हूँ, और आपने तो उदाहरण देखा फिर सीधा हल पे आपने देख लिया, तो जो है कुछ पढ़ने का भी कुछ मतलब ही नहीं है कि हल देखकर उदाहरण मतलब उदाहरण पढ़ा फिर हल देख लिया। आपको जो खुद जब तक पेन नहीं इस्तेमाल करोगे, जब तक जो है आपको जो है दिक्कत होती रहेगी उदाहरण करने में। तो पेन उठाइए, अपना दिमाग लगाइए,
कौन सा फॉर्मूला लगेगा ये लिखिए। पहले अपने जो उदाहरण करने का सबसे सही तरीका क्या है, सबसे पहले वो लिखिए जो जो क्वेश्चन जो प्रश्न में जो हमको दिया हुआ है, फिर वो चीज लिखिए जो हमको जो पूछी गई है, और फिर प्रयास कीजिए उस चीज को निकालने की जो हमसे पूछी गई है वो कैसे। उसके लिए जो अपन फिर सोचिए कि इसमें जो है कौन सा सूत्र लगाएंगे जो है जिससे आंसर आ जाएगा। फिर उसको जो है क्वेश्चन को करने का प्रयास कीजिए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो क्वेश्चन जो है आपसे ना बने। और जो है इस चैप्टर से जो है बहुत इजी क्वेश्चन बनते हैं। और मेरी गारंटी है इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा तो लगभग जो है आप कर लोगे, इतना मुझे लगता है। क्योंकि इतना कठिन चैप्टर जो इतना कठिन मतलब कोई बनेगा नहीं जो है इस जो है क्या कह सकते हैं कि इस चैप्टर से जो है अगर कठिन क्वेश्चन बनेगा नहीं। जितने उदाहरण मैंने कराए हैं, अगर आप चाहो तो एक्सरसाइज जो है इस चैप्टर के एंड में दी हुई है, तो आप उसको प्रयास करो लगाने का, और आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे, वैसे बन तो जाएंगे ही। तो वो अगर आपसे बन गए तो बन तो जाएंगे, बहुत ईजी है। तो वो बन जाएंगे बस, तो फिर आपका काम हो गया। तो बस वो इजी है तो आप थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आएगा उनको लगाने के बाद। तो उनको लगाइए और कोई समस्या आपको नहीं आएगी। और बस उदाहरण जो है अगले लेक्चर में हम जो निरंतर ताप जो है नाभिकीय संलयन देखेंगे, उदाहरण 13.7 देखेंगे, और इस नाभिकीय चैप्टर को समाप्त कर देंगे। तो चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अपने जो है लास्ट लेक्चर यानी कल के लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही रहने दे, आज की वीडियो थोड़ी छोटी रही, मैंने जो है छोटा सा टॉपिक था तो फटाफट निपटाया। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।